शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। शिक्षित कोई दूसरे को नहीं कर सकता है, शिक्षित खुद होना पड़ता है। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि दूसरा मुझे शिक्षित करेगा, दूसरा आपको मार्गदर्शन दे सकता है। शिक्षित आपको खुद होना पड़ेगा। कोई आपके लिए भोजन नहीं ग्रहण कर सकता, खुद भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। लोग ये सोचते हैं कि मेरे लिए कोई दूसरा भोजन ग्रहण करेगा, लेकिन ऐसा सोचना निरर्थक है, कोई काम का नहीं, बेकाम का है। आदमी को जब भूख लगती है, दौड़ पड़ता है खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए। प्यास लगती है तो दौड़ पड़ता है। ऐसे ही जब उसको ज्ञान की ललक पैदा होती है, तब वो दौड़ पड़ता है ज्ञान हासिल करने के लिए। और वो ज्ञान ऐसा ज्ञान होता है रटा रटाया नहीं, कि केवल परीक्षा देने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए और अच्छे नंबर लाकर लोगों की वाह लूटने के लिए वो ज्ञान नहीं होता है। वो शिक्षा का ज्ञान नहीं है। शिक्षा का ज्ञान अच्छे नंबर वाला नहीं होता है। शिक्षा का ज्ञान होता है ट्रू, सत्य, इंटरनल, अपने इंटरनल सत्य को जानना, अपने प्रज्ञा को जगाना, और प्रज्ञा को जगाने के बाद सही और गलत का परीक्षण करना, गलत को एक्सेप्ट करना नहीं है। गलत को एक्सेप्ट करना नहीं है, सत्य को एक्सेप्ट करना, ट्रूथ को एक्सेप्ट करना ही शिक्षा का मतलब है। उन्नति का जो मार्ग है वो कहाँ से खुलता है? उन्नति का मार्ग आपके आंतरिक से खुलता है, बाहर से नहीं, बाहरी यात्रा से नहीं, आंतरिक यात्रा से खुलता है। इसलिए आंतरिक यात्रा पर जाने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आंतरिक चिंतन मनन की प्रक्रिया को आपको समझना पड़ेगा। आंतरिक आपके अंगों को सोचना, समझना और क्या है ये जानना आपको सीखना होगा, समझना होगा। आपके पास पूरे के पूरे अस्त्र शस्त्र है, आपके पास सभी चीज़ें हैं, लेकिन उसको आप चलाना नहीं जानते हैं, डायरेक्शन देना नहीं जानते हैं, सही दिशा में ले जाना नहीं जानते हैं, उसका कहाँ पर इस्तेमाल करना है ये नहीं जानते हैं। तो ये नहीं जानने से आप एक अनपढ़ इंसान हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो अपने को प्रशिक्षित करना सबसे पहली जिम्मेदारी है। अपने को प्रशिक्षित करना सबसे पहली जिम्मेदारी है। अब व्यक्ति ये जिम्मेदारी कब कबूल कर सकता है? पहली चीज कि जब वो जानकार हो जाए, समझदार हो जाए तब। लेकिन एक बालक है, अभी अभी पैदा हुआ, उसको बोलो तुम स्वतंत्र हो जाओ, अब वो तो अपनी चड्डी भी ठीक से साफ नहीं कर सकता है। उसको तो भोजन नहीं मालूम, जब भोजन लगता है वो रोता है, माँ उसको दूध पिलाती है, माँ ही उसको नहलाती है, धुलाती है, मालिश करती है, उसका पालन पोषण करती है। तो अब वहाँ पर उसको डेवलपमेंट की जिम्मेदारी किसकी है? वो माता पिता की है। जब बच्चा पेट में होता तो उसको अच्छे खुराक मिले, एक अच्छा भोजन मिले, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये माता की जिम्मेदारी है कि आवश्यक पोषक तत्व मिले। अगर कोई गरीब महिला है, उसको ठीक खाने से नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, तो उसको पोषण देने की जिम्मेदारी किसकी है? वो सरकार की है। क्योंकि सरकार ये नहीं चाहेगी कि कोई विकलांग बच्चा पैदा हो, कोई बीमार बच्चा पैदा हो और वो उसके लिए हॉस्पिटल उपलब्ध करवाए, बाद में उसके लिए डॉक्टर उपलब्ध करवाए, उसके लिए अनाप शनाप खर्चा करे। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि
विकलांग पैदा हो जाएगा, मानसिक रूप से ठीक पैदा नहीं होगा तो वो बोझ बन जाएगा। तो उसको बोझ न बनने के बजाय उसको एक अच्छे इंसान बनाना है, तो उसकी भी तैयारी करवाने की ज़रूरत है। माता पिता की अच्छी सेहत हो, उसको सेहत निर्माण का फार्मूला बताना चाहिए, और अच्छी सेहत से अच्छे बच्चे पैदा हो। जब अच्छे बच्चे पैदा हो तब उनका अच्छे से प्रशिक्षण हो, और उनको स्कूल का सिस्टम वो एक ऐसा सिस्टम तैयार हो कि वो एक बहुत अच्छे नागरिक बने, परिवार की सेवा करे, देश की सेवा करे, और खुद को उन्नति के शिखर पर ले जाए। तो शिक्षित का मतलब वहाँ से शुरुआत होता है कि माता पिता बच्चे को कैसी शिक्षा प्रदान करते हैं। तो पहली शिक्षक कौन होती है? वो होती है उसकी माता। अब माता ही यदि अनपढ़ है तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? माता जो बताएगी वो बच्चे को पता चलेगा। फिर जब वो स्कूल में जाएगा, जब उसको टीचर बताएंगे तब वो पढ़ेगा। टीचर क्या बताएंगे? जो उसको सब्जेक्ट में दिया जाएगा। अब सब्जेक्ट क्या होगा वो निर्धारण करने वाली कमेटी डिसाइड करेगी। अब कमेटी जो डिसाइड कर रही है वो उतनी ज्ञानवान है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर वो ज्ञानवान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, तो ऐसा सब्जेक्ट डिसाइड करेगी कि उससे बच्चा वैज्ञानिक बनने के बजाय अवैज्ञानिक बनेगा। वो सत्य और असत्य को जानने के बजाय वो असत्य के अंदर जाके फंस जाएगा। उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण खत्म हो जाएगा और वो एक अंधश्रद्धा वाला अंधभक्त बन के गुलाम बन जाएगा। इसलिए गुलाम लोग कभी क्रांति नहीं कर सकते हैं, गुलाम लोग नया डेवलपमेंट नहीं कर सकते, गुलाम लोग उन्नति के शिखर में बड़े लेवल पे नहीं जा सकते। बस गुलाम लोग कुछ संपत्ति अर्जन कर सकते हैं, कोई चीज़ को थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे विकास का काम नहीं कर सकते, न्यू डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते, नई चीज़ का ये नहीं कर सकते। तो हमको अगर विश्व को, भारत को एक बहुत अच्छा देश बनाना है, बहुत अच्छे सुसंस्कृतिक देश बनाना है, तो हमको डेवलपमेंट को बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करना होगा। फिर हम इस संसार में रहते हैं तो शुद्ध वायु सेल्स के लिए ज़रूरी है, अच्छा भोजन, शरीर के लिए अच्छा व्यायाम, इसके साथ साथ में अच्छा एजुकेशन। अच्छा एजुकेशन कब ले सकता है आदमी? जब वो शरीर से स्ट्रांग हो। अगर बीमार है, सोच रहा है कि पता नहीं कल मरूं या आज जिंदा रहूं, तो उसको नया ज्ञान अर्जन करने के बारे में क्या इतना उसका मन प्रसन्न रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, उस चिंता में रहेगा। तो एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत एक व्यवस्थित इंसानों का निर्माण करना और उसका डेवलपमेंट करना सबसे पहली जिम्मेदारी है। तो शिक्षा का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो स्कूल से शुरू होता है। स्कूल, तो स्कूलों की जिम्मेदारी सरकार ने उठानी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो विद्वान लोग हैं उन्होंने उठानी चाहिए, और तीसरी चीज़ जो स्वयं सेवा करना चाहते हैं, जो पुण्य लाभ करना चाहते हैं, जो उन्होंने उठानी चाहिए। अब यहाँ पर मैं बुद्धिज्म के अंदर शिक्षा के महत्व के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। तथागत ने जो धम्म दिया वो क्या है? धम्म का सबसे पहला जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, वो मानव मात्र की भलाई करना। पहला ऑब्जेक्ट है धम्म का। मानव मात्र की भलाई करके उसको उन्नतिशील बनाना। जब मानव मात्र भलाई होती है, मानव मात्र की जब भलाई होती है, मानव मात्र जब उन्नति के रास्ते पे चलता है, तब वो किसी को देने वाला बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर से भावना आती है कि अब मैंने अपने लिए तो बहुत कुछ कर लिया, अब मुझे लोगों के लिए भी करना है। तब वो ब्रह्मांड के सिस्टम को समझना शुरू करता है कि ब्रह्मांड का सिस्टम कैसे काम करता है। तो मानव मात्र के भलाई के लिए तथागत ने क्या किया? तथागत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान प्राप्त होने का मतलब वो शिक्षित बन चुके थे, ज्ञानवान बन चुके थे। पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे होना अलग बात है, शिक्षित होना अलग बात है।
शिक्षित मतलब है सही गलत की जानकारी होना, सिस्टम की जानकारी होना, दुख की जानकारी होना, दुख मुक्ति के मार्ग की जानकारी होना, ये सारी चीज़ों की उनको जानकारी थी। और तब उन्होंने दुनिया को एक सिस्टम दिया। धम्म क्या है? एक सिस्टम है। सिस्टम किसके साथ कनेक्ट करता है? वो सिस्टम करता है ब्रह्मांड के सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है। तो ब्रह्मांड से उन्होंने वो सिस्टम को शोध करके निकाला। उन्होंने देखा कि ये धम्म जो है, मैं नहीं था उसके पहले भी था, मैं हूँ तब भी रहेगा और मेरे जाने के बाद भी रहेगा। तो उन्होंने पहला काम ये किया कि धम्म को धम्म का उत्तराधिकारी बनाया। उन्होंने किसी इंसान को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, क्योंकि इंसान का शरीर टेम्पररी है। इंसान का शरीर टेम्पररी है। टेम्पररी शरीर को कैसे उत्तराधिकारी बना सकते हो? उसकी उम्र 80 साल है, 90 साल है, 100 साल, 110 साल, 115 साल, 120, 25, खत्म। तो वो धम्म का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता वो, लेकिन वो धम्म का अनुयायी बन सकता है। वो धम्म का अनुयायी बन सकता है। जैसे मैं बोलूं कि गुरुत्वाकर्षण का मालिक मैं बन सकता, आप बनोगे क्या? नहीं बन सकते। गुरुत्वाकर्षण नियम है, आकर्षण का एक नियम है, आकर्षण का नियम है। तो धम्म भी एक फंडामेंटल राइट है, नियम है, एक नैसर्गिक नियम है, जो शोध करके महामानव तथागत गौतम बुद्ध ने दिए हैं। उसको उस लेवल पे जाके स्टडी करनी होगी, समझना होगा कि धम्म का क्या मतलब है। धम्म सबसे पहले प्रतित्त समुत्पाद की बात करता है। प्रतित्त समुत्पाद मतलब कि कार्य कारण का सिद्धांत। कोई भी घटना अगर घटी है, उसके पीछे कोई कारण है। अगर किसी अच्छी घटना को घटाना चाहते हो तो कारण भी अच्छे होने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे फल मिले तो बीज अच्छे डालने होंगे। ये कर्म का नियम है। इसमें कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है कि मैं अच्छी पूजा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा तो अच्छे फल आएंगे। नहीं, उसमें जमीन की मशागत करने की जरूरत है, उपजाऊ जमीन बनाने की जरूरत है, फिर उसको अच्छा पानी देने की जरूरत है, फिर अच्छा जैविक खाद देने की जरूरत है, फिर इसकी संरक्षण करने की जरूरत है, फल अच्छे आ जाएंगे। ये बेसिक काम करने की जरूरत है। ये कर्म का नियम है। तो प्रतित्त समुत्पाद क्या है? कार्य कारण का एक नियम है, कार्य कारण का एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल। उसको अगर समझते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वहां से शुरू हो जाता है। तथागत ने 4 आर्य सत्य की बात की। आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य। 4 को हम 2 में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 में, और 2 को फिर 1 में डिवाइड करेंगे कि ये दुख है, दुख है, एक रिजल्ट है। अब ये दुख है, एक चीज हुई, लेकिन दुख का कारण क्या है? अब ये 2 भाग हो गए उसके, एक के 2 भाग। दुख है लेकिन दुख का कारण है, वहां से 2 भाग हो गए। अब दुख का निवारण है, कारण जान लिया तो दुख का निवारण है। निवारण के लिए भी रास्ता क्या है? निवारण का स्टेप क्या है? तो निवारण का स्टेप अष्टांग मार्ग है। अष्टांग मार्ग है। तो अष्टांग मार्ग क्या है? अष्टांग मार्ग मन, चित्त, वेदना, धम्म, शरीर, दिमाग को दी जाने वाली प्रोग्रामिंग, अवेयरनेस, थॉट प्रोसेस, आपके लक्ष्य, आपका बोलना, आपके दैनंदिन किए जाने वाले कार्य, कर्म, अच्छे कर्मों को अंदर संग्रहित करना, उसको संग्रहित करने के बाद में उसका पोषण करना, उसको डेवलप करना, जागृत रहना, फिर चित्त को शुद्ध करना, चित्त को कॉन्सेंट्रेट करना, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना, बड़े लक्ष्य की पिक्चर बनाना, पिक्चर बना के उसकी प्लानिंग करना, उस प्लानिंग के अनुसार काम करना। यही अष्टांग मार्ग के अंदर में कुछ बातें आती है। अष्टांग मार्ग एक जीवन जीने का मार्ग है। वो बेसिक किसके लिए है? क्या भिक्षुओं के लिए है? नहीं, भिक्षु तो ट्रेनिंग करेंगे, बताएंगे, क्योंकि उनके पास वो रिसर्च का टाइम है, वो गुरु है, रिसर्च कर लिए टाइम। लेकिन उपासक को क्या है? उपासक को उस अष्टांग मार्ग को समझ के अपनी उन्नति करना है, एक सिस्टम डेवलप करना है, और वो ब्रह्मांड के सिस्टम के साथ कनेक्ट करके अपने आप को बड़े उन्नति के लेवल पे ले जाना है। उन्नति मतलब क्या है? उन्नति मतलब केवल पैसे से उन्नति नहीं है, एक मानसिक शांति भी,
शरीर बहुत अच्छा ये भी हो, मानसिक शांति आए और अंदर सुखी भी हो, वो सेवाभाव का काम करे, वो बड़े पैमाने पे काम करे और इस धरती पे पैदा होने का उसका मकसद पूरा हो। तो कहने का मतलब है कि दुख निवारण का जो मार्ग है, इस पर 90% तथागत ने बात की है। दुख क्या है केवल उन्होंने बताया ये दुख है, दुख क्या है, दुख का ये कारण है, दुख का निवारण होने से क्या होगा ये बताया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो है उन्होंने की है दुख के मार्ग पर चर्चा की कि दुख का नष्ट करने का जो मार्ग है, दुख को नष्ट करने का जो मार्ग है वो अष्टांग मार्ग है। तो दो मार्ग है इस जीवन में, एक है दुख निर्माण का मार्ग है, दुख नष्ट करने का मार्ग है। अब चुनाव आपको करना है कि आप दुख निर्माण करने वाले मार्ग के सपोर्टर बनना चाहते हो कि दुख नष्ट करने वाले मार्ग के सपोर्टर बनना चाहते हो। सत्य और असत्य की परीक्षा यहीं पे करना, यही शिक्षा है। शिक्षित होने का मतलब ही यही है। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ना लिखना सीखा। पढ़े लिखे बहुत लोग हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, पढ़ते हैं लिखते, तो वो तो एक ज्ञान है कि किसी ने साइकिल चलाना सीख लिया, लेकिन साइकिल को सुधारना सीखा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया। फिर गिरना नहीं है इसलिए सही ढंग से चलाना सीखा, फिर अवेयर होकर चलना सीखा, तो ये और एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया। और किस उद्देश्य के लिए कहाँ जाना है तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज हुआ। तो कहने का मतलब है कि शिक्षित होना पहली प्राथमिकता है उन्नति के लिए, शिक्षित। फिर तथागत ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो तथागत तो अकेले प्रचार कर सकते थे, उनको संघ बनाने की क्या जरूरत पड़ी। अब संघ बनाने, क्योंकि एक व्यक्ति की चाहे कितना भी विद्वान हो उसकी एक सीमा होती है, एक लिमिटेशंस है। तथागत कितने लोगों के पास जा सकते थे, लेकिन अगर वो संघ बनाते हैं तो वो कई लोगों के पास जा सकते थे। उसको बोलते डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट। जो डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट आया, फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट आया, वो पहले तथागत ने दिया है। हमने धम्म के रूप में उसको देखा, लेकिन कई लोगों ने उसको बिजनेस के रूप में भी अपनाया। उन्होंने अपने फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप किए, फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप करके नेटवर्क सिस्टम आया। तो नेटवर्क सिस्टम, फ्रेंचाइजी सिस्टम के जन्मदाता कौन है? वो तथागत गौतम बुद्ध है। तथागत गौतम बुद्ध है। डुप्लीकेशन की, अच्छे का डुप्लीकेशन कैसा हो, क्योंकि वो कहते हैं संसार को मैं धम्म का राज्य बनाना चाहता हूँ, धम्म का राज्य, नैतिकता का शासन, कि वहाँ पे सारे के सारे प्राणी मात्र और सब सुखी संपन्न होके अपने दुख से मुक्त होकर एक सुख के मार्ग पर आए, एक अच्छाई के रास्ते पे आए और एक अच्छाई के रास्ते पर आके अपना जो डेस्टिनेशन है उसको प्राप्त करें। तो शिक्षित बनने के बाद संगठित होने का मतलब क्या है? संगठन का निर्माण करना। अब कुछ लोगों ने महिला और पुरुषों में बड़ा जबरदस्त भेद डाला है। वो प्रवचन करते हुए कहते हैं कि महिला भिक्षुनियाँ बनी, इसलिए तथागत ने कहा था कि 500 साल ही धम्म टिकेगा, उसके बाद नहीं। अब वो लिखने वालों ने लिख दिया, समझने वालों ने समझा नहीं, क्योंकि वो अनपढ़ थे। जिन्होंने समझा नहीं वो अनपढ़ थे, जिन्होंने समझा नहीं वो अनपढ़ थे, उन्होंने ऐसे ही ग्रहण कर लिया। पढ़े लिखे लोग थे। पढ़े लिखे लोग और शिक्षित होने में अंतर है, अभी समझ जाना। तो शिक्षित नहीं थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने वैसे के वैसे ग्रहण किया। अब बेसिक अंतर क्या है? तथागत ने ऐसा क्यों कहा उस समय? बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने महिलाओं के शारीरिक सिक्योरिटी के लिए बात की थी, क्योंकि वो भिक्षा पात्र लेके लोगों के घर में कैसे जाएगी, अंधेरे गलियों में कैसे घूमेगी, उनको शिक्षा को लेके उन्होंने बात की थी, मतलब उनके सिक्योरिटी को लेके बात की थी। और सिक्योरिटी को लेके बात की तो उसकी उनको चिंता थी कि उस समय तो रोड ही नहीं थे, बिजली नहीं थी, नदी के ऊपर पुल नहीं थे, तो इसलिए 4 माह उनको तो वर्षावास करना पड़ता था, कहीं रुकना पड़ता था, क्योंकि पुल इतने भर जाते थे कि कोई किसी कुछ वो नहीं। वो ज्ञान अर्जन करते थे उस समय, तो 4 महीने एक जगह ही रुकते थे। बारिश के समय एक जगह रुकते, उसको वर्षावास कहते थे। वहाँ सब अपना धन धान्य इकट्ठा करके खाना बनाते थे और खाना खाते थे और बस ज्ञान अर्जन करते थे, डिस्कशन होता था, ध्यान साधना करते थे, नए नए विषयों पे बात होते थे, जन कल्याण के बारे में बात होते थे कि कैसा
शासन चलना चाहिए, राजा को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं, और धम्म का प्रचार प्रसार कैसा करना चाहिए, इस पर बहुत बड़ा डिस्कशन होता था। तो एक तरीके से भिक्षुओं का ट्रेनिंग होता था उस समय। तो इससे क्या हुआ, महिलाओं के बारे में गलत फैलाने वाले लोग कौन थे? वो लोग थे कि जो महिला पुरुषों में भेद कर रहे थे। क्या तथागत गौतम बुद्ध ने महिला पुरुषों में भेद किया? बिल्कुल नहीं किया। एक प्रश्न किसी ने पूछा कि महिलाओं के बारे में आपके क्या विचार है, तो उन्होंने बोला कि सिद्धार्थ गौतम जो पैदा हुआ है ये महिला के पेट से ही पैदा हुआ, ये एक महिला के पेट से पैदा हुआ। वो सिद्धार्थ गौतम बाद में तथागत सम्यक संबुद्ध बना, इतना विद्वान बना। ऐसा ही एक महिला से कोई चक्रवर्ती राजा बन जाएगा, कोई बड़ा विद्वान बन जाएगा। तो महिला, तो उसके बारे में क्या कहा जाए? महिला तो बहुत बड़ी मतलब शक्ति है, बहुत पावर है। महिलाओं को बहुत बड़ा सम्मान दिया, तथागत ने महिलाओं को बहुत बड़ा सम्मान दिया। तो जो तथागत महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं, आदर की बात करते हैं, वो क्या महिलाओं को डाउन करने की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये साहित्य के अंदर में, इतिहास के अंदर में घालमेल हुआ है। इसलिए अभी मैंने देखा कि भिक्षुनियों की संख्या बुद्ध धम्म के अंदर में काफ़ी कम है। हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो बुद्ध धम्म भिक्षुनियाँ बन सकती थी, लेकिन वो कई दूसरे जगह जाके पता नहीं कौन कौन से संस्थाओं में जाके कई ब्रह्मचारिणी और पता कोई सानविया और पता नहीं क्या क्या बन रही है, और वो असमानता का, वर्ण व्यवस्था का और वो कथा कहानियों का प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है। जो कथा कहानियाँ और जो दुष्प्रचार, उनको गुलाम बनाए रखे हुए थे। तथागत ने बाबा साहब, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ये सब संत महापुरुष, कबीरदास, इन सब ने महिलाओं को आज़ादी के लिए काम किया। तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाके संविधान के अंदर में उनको संरक्षण प्रदान किया। तो जिनको संविधान लागू होने के पहले स्वतंत्रता ही नहीं थी, तो ये ऐसा भ्रम फैलाने का क्या हुआ? तो इससे जो महिला कुछ करना चाह रही थी उनको बुद्ध धम्म के अंदर आने से रोकना, बुद्ध धम्म के अंदर आने से रोकना, उनको अपने तरफ खींचना, अपने तरफ खींच के उनको देविया बनाना, उनको गलत काम के लिए लगाना, उनका दुरुपयोग करना, उनके माध्यम से शासनों को हस्तगत करना, गलत गलत कामों में लगाया गया। उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई। किसी ने अपना बलिदान दिया तो वहाँ उसकी प्रशंसा की गई। लेकिन धम्म के रास्ते पर आने के लिए जो मिथ्या दृष्टि संपन्न मतलब जिनकी दृष्टि सम्यक नहीं थी, मिथ्या दृष्टि थी, जो मार के शासन को मान रहे थे, जो धम्म के शासन को नहीं मान रहे थे, जो निब्बान के बारे में नहीं जान रहे थे, जो निब्बान के बारे में नहीं जान रहे थे, जो धम्म शासन को नहीं मान रहे थे, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों ने धम्म का काम लगाने के लिए, उसका बेड़ा गर्क करने के लिए बातें बोली कि तथागत ने 500 साल की ही बात की कि 500 साल के बाद धम्म ऐसा हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिशनरी जो स्कूलों के अंदर में देखने की आती है, वहाँ पे हमने देखा है कि बाकी जो टीचर्स और मिशनरी जो सिस्टर्स वगैरह होती है, उनमें थोड़ा सा अंतर दिखता है। वो डिवोटेड होती है, शादी नहीं होती है, लेकिन वो बच्चों का बड़ा अच्छे से ध्यान रखती है। थोड़ा 1-2% हो सकता है इधर उधर, लेकिन 98% ऐसी सिस्टर्स है कि जो बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, बड़े अच्छे से केयर करती है बच्चों, उनको सिस्टर्स कहते हैं। और ऐसा ही बुद्धिज्म के अंदर में डेवलप किया जा सकता है, ऐसी ही संस्थान डेवलप की जा सकती है। और तथागत से ट्रेनिंग लेके, तथागत के धम्म से ट्रेनिंग लेके, तथागत ने जो धम्म दिया है वहाँ से ट्रेनिंग लेके वो एक शिक्षण संस्थान को डेवलप करके चला सकते हैं। उसके लिए जन कल्याणकारी संस्थाओं के माध्यम से दान दिया जा सकता है, और वहाँ से नॉमिनल दान के आधार पे वो स्कूलों का संचालन किया जा सकता है। और जो बच्चे स्लम एरिया के बच्चे, जिनके माँ बाप मजदूर हैं, जो ज़्यादा नहीं दे सकते वो थोड़ा दें, जो कुछ भी नहीं दे सकते हैं उनको फ्री में पढ़ाएं।
लेकिन एजुकेशन सबको मिले और एक दर्जे का एजुकेशन मिले, ताकि हम एक भारत की एक नींव को स्ट्रांग कर सके, एक धम्म के नींव की स्ट्रांग कर सकते, एक मानव मात्र का कल्याण कर सके, जो ऑब्जेक्ट है धम्म का। तो जो 500 साल वाली बात एक झूठी बात ठहरती है। इसलिए आधी आबादी, जो 50% आबादी है, जो पूरी तरीके से केयर करने वाली आबादी है, उसके बारे में हमारे बुद्धिजीवियों को चिंतन मनन करना होगा, भिक्षुओं को चिंतन मनन करना होगा। जैसे ही एक थेर गाथा है, वैसा ही एक थेरी गाथा भी है। थेरी गाथा की थोड़ी स्टडी करिए। थेरी गाथा में अरहंत हुई है महिला भी, अरहत हुई है महिला भी, अरहत हुई है, जैसे पुरुष और अरहत हुए हैं, वो भी उतने लेवल पे जा पाते हैं। क्योंकि जो आधुनिक शोध ये बताता है कि पुरुष के ऊपर डिपेंड है, XY गुणसूत्र के आधार पे। X गुणसूत्र है लड़की हो गई, XY गुणसूत्र है लड़का हो गया। तो केवल ये ऊपरी लेवल पे शारीरिक भेद है, लेकिन चेतना के लेवल पे भेद नहीं है महिला पुरुष में। चित्त उसके पास भी है, चित्त उसके गुणसूत्र का थोड़ा शारीरिक में बदल हो सकता है, लेकिन चेतना लेवल पे एक ही लेवल पे है। चेतना लेवल पे एक ही है, एक ही लेवल पे चेतना है दोनों। महिला अगर पायलट बन सकती है, पुरुष भी पायलट बनता है आज के डेट में। महिला सैनिक बनती है, पुरुष भी सैनिक बनता है। महिला वैज्ञानिक बन सकती है, पुरुष भी वैज्ञानिक बन सकता है। तो हमारा नैतिक आचरण सुधरे, जो नैतिकवान लोग हैं उन्हीं के साथ एसोसिएट अच्छी महिला हो सकती है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो केवल बुराई के लिए एसोसिएट थोड़ी हो सकती, अच्छे के लिए भी एसोसिएट हो सकती है, अच्छाई के लिए संघ बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। और भारत के संविधान के अंदर में बाकायदा वो चीज़ का प्रावधान है। भारत का संविधान बाकायदा प्रशिक्षित करता है, समानता का अधिकार देता है, सम्मान का अधिकार देता है, बोलने का अधिकार देता है। मूलभूत जो अधिकार है, फंडामेंटल जो राइट है, वो क्या करते हैं? वो डेवलपमेंट के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है। कुछ कचरा लोग जिनको ABCD नहीं मालूम, वो बोलते हैं संविधान डुप्लीकेट है, इधर का किया उधर का किया। कैसे डुप्लीकेट है भैया? क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक मानवीय उन्नति के लिए संविधान सभा ने लागू किया हुआ बहुत बड़ा ड्राफ्ट है, जो बाबा साहब ने, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष चेयरमैन थे, उन्होंने उसको लिखा। एक एक आर्टिकल पर डिबेट और डिस्कशन हुआ है लंबे लंबे समय तक, और डिबेट और डिस्कस होकर एक एक आर्टिकल बनाया। उस आर्टिकल के आधार पे ही कानून बन सकता है, उस आर्टिकलों के आधार पे ही न्यायालय चल सकता है, सरकार चल सकती। कोई कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आज के जो विधायक बनते हैं, मंत्री बनते, कुछ कभी कभी कुछ ऐसा अनर्गल स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे कानून बनाने की बात करते हैं, उनको पता ही नहीं होता। इसलिए संविधान का प्रशिक्षण सबके लिए 10 दिन का अनिवार्य कर दिया जाए। तो हम जो बात किस चीज़ पे आ रहे थे? संगठन। पक्षियों के समूह से हम सीख सकते हैं संगठन क्या चीज़ होती है। पक्षियों को जब दूर जाना होता है, तब वो पक्षी क्या करते हैं? पक्षी संगठित होकर जाते हैं, क्योंकि दूर जाना होता है। इसलिए संगठन के रूप में तथागत ने जो बेसिक स्ट्रक्चर शुरू किया था, बाद में संगठन के रूप में एक उन्होंने संगठन का प्रशिक्षण कैसे हो, संगठन में प्रशिक्षण कैसे हो, एक समूह के रूप में लोग कैसे, इसके लिए विश्वविद्यालय ओपन हुए। फिर वो जो बोले गए शब्द उसको रेखांकित करने के लिए फिर किताबों की बात आई। आज कंप्यूटराइज ज़माना आ गया, आज साउंड रिकॉर्डिंग भी होती है और चित्र रिकॉर्डिंग भी होती है। सभी तरीके से हम रिकॉर्डेड फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन गलत चीज़ की भी रिकॉर्डिंग होती है, अच्छी की भी होती है। इसलिए सही प्योरिटी वाला ध्यान जाना चाहिए। तो भारत की जो परंपरा है वो गुरु की परंपरा है। गुरु की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? वो तथागत महामानव भगवान गौतम बुद्ध, इनसे शुरू हुई। तो नालंदा, तक्षशिला, ये बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, और जब तक वे विश्वविद्यालय रहे, अच्छे से रहे, तो भारत के अंदर में बहुत बड़ा ज्ञान विज्ञान का एक उद्गम होते गया। इस चीज़ को आधुनिक भारत के अंदर में महात्मा जो ज्योतिराव फुले है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले है, इन्होंने समझा। राष्ट्रपिता इसलिए कहता हूँ क्योंकि राष्ट्र के बारे में उन्होंने पहली बार समझा कि बगैर महिलाओं के उन्नति के राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने पहले अपने पत्नी को पढ़ाई की, पहले को पत्नी को पढ़ाया, उसको शिक्षिका बना और महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला आधुनिक भारत के अंदर में। क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार में, वर्ण व्यवस्था के अनुसार में सभी महिलाओं को शिक्षा में प्रतिबंध था, पूरी तरीके से प्रतिबंध था। लेकिन उसको ओपन करने का काम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले इन्होंने किया और माता सावित्रीबाई फुले ने किया। इनका बड़ा योगदान आधुनिक भारत के अंदर में है, उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।
पुणे से उन्होंने स्कूल का शुरुआत की और उस समय थोड़ा अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ थोड़ा पोलाइट थे, वो उस वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे, वो मानव मानव एक समान मानते थे। तो उन्होंने महिला पुरुष में भेद नहीं किया और उन्होंने उनके शिक्षण संस्थाओं को भी सपोर्ट किया उस समय। तो शिक्षा की ज्वाला जगी, ललक जगी, उसके कारण क्रांति खड़ी हुई और क्रांति खड़ी होने के कारण आज इतनी संख्या में जो महिलाएं पढ़ी लिखी दिखती है, उसका श्रेय आधुनिक भारत के अंदर में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और माँ सावित्रीबाई फुले इनको जाता है। तो संगठन की जो हम बात करने जा रहे हैं, तो हमको संगठन के रूप में ही हम उन्नति कर सकते। तो हमारे विभिन्न बिजनेस मॉडल, विभिन्न जो संस्थान चल रहे हैं, वो एक संगठन है। तो हमको अभी कुछ लोग बोलते कि अरे आप तो, हम कितने संगठन बना लेते, हम एक ही नहीं हो पाते। नहीं, अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग संगठन बनाना जरूरी है, लेकिन सबका उद्देश्य आके एक जगह मिलना भी जरूरी है। शरीर के लिए क्या बोलेंगे, पानी नहीं पियोगे, पानी की भी जरूरत है, तो प्योरीफाई पानी नहीं चाहिए, तो पानी का कोई प्लांट लगाए। भोजन अच्छा चाहिए, बिल्कुल कृषि को ही करे, संगठित होकर करे। कोई उद्योग धंधे की जरूरत नहीं है, जरूरत रोड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, सारी चीज़ चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। तो सारी चीज़ का डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हिस्सा है, हर चीज़ का हिस्सा है, क्योंकि वो चीज़ व्यक्ति को जरूरी है, आज के समय में वो जरूरी है। तो संगठन बहुत बड़ा काम करेगा, संगठन से उन्नति होगी और बाय प्रोडक्ट बहुत सारा पैसा भी आएगा, लोग समृद्ध होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर आती संघर्ष की बात। संघर्ष का मतलब क्या है? संघर्ष का मतलब है कि राइट डायरेक्शन में वर्क करना। संघर्ष का मतलब लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। संघर्ष का मतलब लोगों ने समझा लड़ाई झगड़ा करना मतलब संघर्ष। संघर्ष का मतलब है कर्म करना। संगठन हमने बना लिए, सब कुछ किया, लेकिन अगर हमने कर्म नहीं किए तो आपका शिक्षित होके और संगठित होके क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। लेकिन इसलिए आपको संघर्ष करना होगा। और संघर्ष किससे करना होगा? सबसे पहले बाहरी लोगों से नहीं, पहले अपने से। अपने से सबसे पहले अपने मन को समझना होगा, मन को सकारात्मक दृष्टिकोण पे लाना होगा, उसको सम्यक दृष्टि प्रदान करनी होगी। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि इंटरनल आई को ठीक करना होगा। आपकी जो इंटरनल आई है, प्रज्ञा चक्षु आपका जैसा डेवलप होगा, जैसे आपकी पिक्चर होगी अपने प्रति, वैसे आपका एक्सटर्नल आउटपुट आएगा। हम इस देश की उन्नति करना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि अब कैसे भी धन कैसा भी अर्जन करें, हमने उन्नति कर ली। क्या धन एक पैमाना है उन्नति करने का? बिल्कुल नहीं। उसने करोड़ों कमा लिए लेकिन बाद में गंवा भी दिए, क्योंकि उसका इंटरनल आई ठीक नहीं था, उसने रास्ता सही नहीं अपनाया, उसने गलत रास्ता अपनाया। लेकिन उसका अगर इंटरनल आई ठीक है, उसको मालूम है कि मुझे सही रास्ते से जाके उसको अर्जन करना है, तो लंबे समय तक वो धन को टिका के रखेगा। एक बार उसने प्राप्त किया, किसी कारण से चला भी गया, तो दोबारा भी निर्माण कर लेगा, क्योंकि उसके प्रशिक्षण है और वो प्रशिक्षण प्रदान करेगा लोगों को उसको टिकाने के लिए। तो मॉरल ऑफ स्टोरी है संघर्ष की कि हमको विपत्ति से डरना नहीं है, विपत्ति से भी रास्ता निकालना है। दुख है तो दुख का कारण है, ध्यान, हम दोबारा उस पर ही आ रहे। दुख है तो दुख का कारण है, दुख का निवारण है तो उसका मार्ग है। दुख का निवारण भी किया जा सकता है, उसका मार्ग भी है, तरीका भी है जाने का। चेक करना है कि किस लेवल का दुख हमने तैयार किया है। इसलिए संविधान क्या है? संविधान एक डायरेक्शंस देता है हमको चलायमान बनाने के लिए। इसलिए अलग अलग तरीके से अलग अलग उद्देश्य के लिए हमको शिक्षित होना है, संगठित होना है और संघर्ष करना है। आने वाली सदी ये द्वितीय बुद्ध शासन से, एक वक्ता ने कहा कि हमारा द्वितीय बुद्ध शासन, हमारा प्रथम ही बुद्ध शासन है, पहले से ही चलने वाला बुद्ध शासन है। हम उस धम्म राज्य लाने के लिए काम करने वाले, पीस निर्माण करने के लिए काम करने वाले, उन्नति करने के लिए काम करने वाले, ताकि हमारा देश, हमारा समाज, हमारे लोग जो यहाँ रहते हैं, भारत के लोग, भारत भूमि में रहने वाले सभी लोग, विश्व के प्राणी मात्र, पेड़ पौधे और सबका संरक्षण करके हम एक उन्नति के रास्ते पे जा सके, एक अच्छाई के रास्ते पे जा सके और अपने आप को डेवलप करते हुए हम धम्म के मार्ग पे जा सके। अपने आप को स्वस्थ बनाए, मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए, शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए, धन से ऐश्वर्यशाली बनाए, परिवार के अंदर में सब लोग आनंदित रहे, सब लोग एकजुट रहे,
सब एक दूसरे का आदर सत्कार करें। माता पिता ने जैसे बचपन में हमको पाला था, हमारी देखभाल की थी, हमको नहलाया धुलाया, हमको साफ़ सुथरा किया था, अब अगर उनकी वृद्धावस्था है तो बच्चे का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी उनके लिए योगदान दें, हम उनकी देखभाल करें और हम अपने आप को इतना सक्षम बनाएं कि हम अपनी देखभाल करते हुए, अपने परिवार की देखभाल करते हुए, हम अपने जिस नगर में रहते उस नगर के काम के लिए, पड़ोसी के अच्छे उसके लिए काम करें और अच्छे विचारों को, अच्छे सिस्टम को और अच्छी व्यवस्था को फैलाने के लिए सहयोग दें। और जो चीज़ बुराई पैदा करती है, बुरे सिस्टम को सपोर्ट करती है, बुरे विचार रखती है, उसको आगे न बढ़ाने के लिए भी काम करें। क्या काम करे? पहला काम करे कि उसको दान नहीं दे। अगर कोई बोलता है कि मैंने एक अभी लगाई है और एक और लगाना है बोतल, तो मुझे उधार दे दो। हो सकता है आपके पास पैसा हो, लेकिन आप नहीं देंगे तो क्या बुरा है? नहीं, अच्छा है, क्योंकि आपने उसकी सेहत को बचाया है। तो गलत जगह पे नहीं प्रश्रय दें, गलत चीज़ को बढ़ाने के लिए नहीं करें, अच्छी चीज़ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि गलत सिस्टम को बढ़ाएंगे तो वो आपके ऊपर ही आ जाएगा, वो आपके ऊपर ही आ जाएगा। कैसा आएगा? वो प्रकृति का नियम है, कार्य कारण का सिद्धांत ऐसे ही काम करता है। कार्य कारण का सिद्धांत ऐसे ही काम करता है, क्यों? इसीलिए आप अपने लिए जो भलाई चाहते हो वो लोगों के लिए करो और सभी लोग एक दूसरे की सम्मान करें, एक दूसरे की अच्छाई की कामना करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे को सपोर्ट करके जन जागृति पैदा करके आगे बढ़े। सब लोग उन्नति करें, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो और सभी लोग उन्नति की मार्ग पे आगे बढ़े। इन्हीं कामना के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।